हेलो एवरीवन। मैं सुनील कुमार जांगिड, व्याख्याता इतिहास, एक बार पुनः इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत करता हूँ नया वीडियो, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित कक्षा 12 की पुस्तक भारत का इतिहास से है। इसका पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे, जो है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसका मुख्य बिंदु 1, भारतीय इतिहास के स्रोत, भाग 5। आज हम अध्ययन करेंगे पुरातात्विक स्रोतों का। पुरा यानी प्राचीन, तत्व यानी अवशेष, सामग्री अर्थात पुरावशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। और इसका अध्ययन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं पुरातत्वविद। पुरा यानी प्राचीन, तत्व यानी अवशेष, विद यानी विद्वान, अर्थात प्राचीन अवशेषों के माध्यम से उनसे साक्ष्य प्राप्त कर हमारे सामने विधिवत रूप से इतिहास प्रस्तुत करने वाले विद्वान पुरातत्वविद कहलाते हैं। अब इसके भागों को देख लेते हैं। इसको 5 भागों में बांटा गया है। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं व मोहरें, स्मारक व भवन और मूर्तियाँ, शैलचित्र व अन्य कलाकृतियाँ। पहला पॉइंट, उत्खनन से प्राप्त अवशेष। पाषाणकालीन मानव संस्कृति और सभ्यताओं का जानने के लिए उत्खनन से प्राप्त अवशेष ही मुख्य स्रोत हैं। मुख्य अवशेष हैं 2, औजार और मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है। उत्खनन से सड़कें, नालियाँ, भवन, तांबे व कांसे की सामग्री, औजार, बर्तन, आभूषण आदि पुरावशेष मिले, जिससे तत्कालीन मानव समाज व संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। पहला, मृदभांड संस्कृति। मृदभांड संस्कृति यानी कि मिट्टी के बर्तनों का किस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ, उसको हम इस 4 संस्कृति से समझ सकते हैं। पहले, गेरवे रंग युक्त मृदभांड संस्कृति, OCP, ओकर कलर्ड पोइट्री। काली व लाल मृदभांड संस्कृति, ब्लैक रेड वेयर। चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर। उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति यानी कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब है अभिलेख। किसी वस्तु या स्थान विशेष पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है, जैसे शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख आदि। ये इतिहास के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अभिलेखों में तिथि युक्त व समसामयिक घटना पर आधारित होती हैं। शासक या व्यक्ति विशेष के नाम, वंश व कार्य का अंकन होता है। और सबसे बड़ी बात, ये पुस्तकों से इसलिए भिन्न है क्योंकि पुस्तक में लेखन के लिए बहुत स्थान मौजूद होता है, इसलिए इतिहास के विपरीत भी कुछ लिखा जा सकता है। लेकिन अभिलेखों के लिए स्थान बहुत कम होता है। स्थान अभाव होने के कारण ही केवल आवश्यक तथ्यों का ही अंकन होता है। निरर्थक या अनावश्यक तत्व इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। अब प्रमुख अभिलेख, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का नाम अभिलेखों के लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि सम्राट अशोक का तो पूरा इतिहास ही अभिलेखों पर आधारित है। सबसे ज़्यादा अभिलेखों का निर्माण कराने का श्रेय अशोक महान को ही जाता है। अशोक के अभिलेख खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में मौजूद हैं। अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। शिला स्तंभलेख संबंधित शासक। पहला है हाथे गुम्फा अभिलेख, जो कि खारवेल का है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त।
जूनागढ़ रुद्रदामन, महरौली चंद्र, भीतरी स्कंदगुप्त, गुहालेख समुद्र राजा, बराबर की गुफा अशोक, नागार्जुनी गुफा दशरथ, नासिक व नानाघाट गुफा सातवाहन। प्रभावित गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख भी हमें प्राप्त होता है, जो कि विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि इसे गुप्त वंश के समय की राजनीतिक दशा का पता चलता है। अब है सिक्के में मुद्राएं। सिक्के में मुद्राओं का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है क्योंकि इनसे शासक के नाम, तिथि, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासकीय रुचि आदि का ज्ञान होता है। साथ में एक और ज्ञान भी प्राप्त होता है, इससे ये भी पता चलता है कि वाकई में उस वक्त वहाँ की स्थिति कैसी थी, यानी कि आर्थिक दशा किस हाल में थी। जिस तरह देखें तो हम अगर स्वर्ण का सिक्का चल रहा है और उसमें कोई मिलावट पाई जाती है तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर भ्रष्टाचार अधिक था और या फिर राजकीय आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। सबसे प्राचीन सिक्के। सबसे प्राचीन सिक्के तांबे व चांदी के प्राप्त हुए। इन पर केवल चित्र होता है। इन्हें पंचमार्क, आहत, गधिया सिक्के कहा जाता है। क्योंकि पंचमार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पंचमार्क यानी कि ठोक ठोक कर चित्र बनाए जाते थे। आहत सिक्के इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पीटा जाता था, इसलिए वे आहत भी कहलाते थे। और गधिया गधिया सिक्के कहने का कारण ये है क्योंकि जब सिक्के बनाए जाते थे तो उनके पास कोई सांचा नहीं होता था, इसलिए वो पीट पीट कर गर्म करके उस सिक्के पर कुछ छाप बनाते थे जो कि एक विकृत से आकृति बन जाती थी, इसलिए इन्हें गधिया सिक्के भी कहा जाता है। हिंदू यूनानी शासकों ने लेखयुक्त मुद्रा प्रारंभ की। सबसे पहले कुषाणों के समय स्वर्ण व ताम्र सिक्के प्रचलन में आए। गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्रा अधिक प्रचलित थी। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। यह अवश्य ध्यान रखें कि शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है सातवाहन शासकों को। समुद्रगुप्त। कुछ सिक्कों पर अश्व व यूप का चिन्ह अश्वमेघ पराक्रम अंकित है, जिससे अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे समुद्रगुप्त की रुचि का बोध होता है। अतः हम समझ जाते हैं कि सिक्के एक विशेष घटना या विशेष व्यक्ति की रुचि का भी हमें ज्ञान कराते हैं। कुमारगुप्त के कार्तिकेयन प्रकार के सिक्के से उसके शैव अनुयायी होने की पुष्टि होती है। इस एक और बात बताई जाए इसमें कि कुमारगुप्त ही वह राजा हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रकार के सिक्के चलाए थे। बयाना राजस्थान से गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार मिला है। जोगलथम्बी नासिक के सातवाहन सिक्कों का भंडार मिला, जिससे शक सातवाहन संघर्ष का ज्ञान होता है। अब मोहरें। इन पर राजा, सामंत, पदाधिकारी गण, व्यापारी या व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर व नाम होते थे। बसाड़ प्राचीन वैशाली से 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। सिंधु सभ्यता में सेल खड़ी की मोहर का प्रचलन था। मोहर से हम एक बात और ये समझ लें कि एज ए पासपोर्ट के रूप में काम आती थी मोहर। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने राज्य से किसी अन्य राज्य में जाता था तो उसकी मोहर से ही ज्ञात किया जाता था कि वह किस राज्य से आया है या वह किसकी परमिशन से यहाँ पर पहुँचा है। अब है स्मारक व भवन। भूमि एवं भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष, चाहे वो स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग, भवन आदि तत्कालीन कला, संस्कृति व राजनीतिक जीवन की जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो के अवशेषों से हमें वहाँ की सभ्यता और संस्कृति की
जानकारी मिलती है। देवगढ़ व भीतरी गांव के मंदिरों से गुप्तकालीन कला का ज्ञान होता है। कंबोडिया का अंकोर वाट स्मारक व जावा का बोरोबुदुर मंदिर भारत की उपनिवेश एवं की कहानी कहता है। और स्थापत्य कला में वैसे भी गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। अब मूर्तियाँ, शैलचित्र व अन्य कलाकृतियाँ। अनेकों स्थानों से विभिन्न मूर्तियाँ, टेराकोटा की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं और हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देती हैं। शैल चित्रकला। प्रागैतिहासिक काल में शैलाश्रयों में तत्कालीन मानव द्वारा चित्रांकन किया गया है, जिसे शैल चित्रकला कहा जाता है। शैल चित्र प्राप्ति स्थान दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और शेखावाटी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, पंचमढ़ी आदि। शैल चित्रकला के बारे में हमें जान लें कि मनुष्य प्रारंभ से ही सृजनशील रहा है और वह जब गुफाओं में निवास करता था तो अपनी कलाकारी से चित्रों का निर्माण किया करता था। चित्र बनाने का कोई भी कारण हो सकता था कि वह प्रकृति में जो देखता था उसे गुफा में आराम करते हुए अपने चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करता हो, या फिर कोई विशेष शिकार करने जा रहा हो तब ये माना जाता था कि भाई उसका चित्र बनाने से वह शिकार आसानी से हो जाता है। ऐसी कुछ धारणाएं बना रखी हैं। एक जगह है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। इसके चित्र भारत में सबसे प्रसिद्ध हैं क्योंकि भीमबेटका गुफा से चित्र किसी एक काल से नहीं मिले, कई कालों के चित्र मिले हैं। इसमें पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के चित्र मौजूद हैं। इस तरह से आज हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों का जो मुख्य बिंदु है वो पूरा कर लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद मुख्य बिंदु 2 का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।